Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain, back with class 6th science. Today we are going to start chapter 3rd, that is fiber to fabrics. So इस chapter में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? Fibers and fabrics और फाइबर से फैब्रिक में कन्वर्जन कैसे होता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि फाइबर्स जो हैं वो होते क्या हैं। तो फाइबर्स क्या है ना कि एक टाइप से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि प्लांट्स या किसी दूसरे एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिलते हैं। एंड ये कार्बोहाइड्रेट तो है, अब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स हम कंज्यूम भी करते हैं, बट ये कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं होते हैं, दैट मीन्स कि ब्रेक डाउन नहीं होते। फाइन, तो ये हो गया फाइबर्स। अब फैब्रिक क्या है? तो फाइबर से मिलके जो एक क्लॉथिंग या फिर टेक्सटाइल का फॉर्मेशन हो रहा है वो है क्या? फैब्रिक, जिससे हमारे क्लॉथ्स बनते हैं। अब हम इस चैप्टर के डिटेल में और जाते हैं। Paheli and Boojho won the first prize in a science quiz competition held at their school. So Paheli and Boojho क्या बहुत इंटेलिजेंट है ना, बहुत क्यूरियस भी है, तो उनको बहुत नॉलेज है। सो इसीलिए उन्होंने साइंस का क्विज कंपटीशन जो था वो उसमें फर्स्ट प्राइज मिला। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. So उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो उनको क्विज कंपटीशन में प्राइज मनी मिला था ना, उससे वो अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ्स लेंगे। सो आप लोग भी ऐसा होता है ना कि फर्स्ट टाइम कुछ प्राइज मिलता है, इन केस अगर वो मनी है तो आप क्या सोचते हो कि अपने फैमिली, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर्स, इन सब के लिए गिफ्ट्स लो। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. So जब वो शॉप पे गए एंड वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि क्लॉथ मटेरियल जो है उसकी बहुत सारी वैरायटी है, तो वो कंफ्यूज हो गए। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some other were synthetic. तो शॉपकीपर ने उनको क्या बोला कि कुछ क्लोथ्स के जो या फिर फैब्रिक हैं वो क्या है, कॉटन के हैं, एंड कुछ जो है वो सिंथेटिक हैं। सो कॉटन एंड सिंथेटिक क्या है? ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स, एंड उनके पास और क्या था? वुलन मफलर्स भी थे और शॉल्स भी थे। देयर वर मेनी सिल्क साड़ीज एज वेल, एंड उस शॉप पे क्या थे? सिल्क के साड़ीज भी थे। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। सो पहेली एंड बूझो जो है ना वो इतनी सारी वैरायटी को देख के बहुत एक्साइटेड हो गए। They touched and felt these different fabrics, और उन्होंने क्या किया, वो जो अलग अलग फैब्रिक्स थे ना उसको टच करके देख रहे थे कि क्या चेंजेस है, ऐसे सबके अलग अलग नेम क्यों हैं। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। देन उन्होंने क्या लिया, अपने फादर के लिए वुलन मफलर लिया एंड मदर के लिए कॉटन साड़ी ली। After their visit to the cloth shop, Paheli and Boojho began to notice various fabrics in their surrounding. So अब आता है हमारा चैप्टर में जहाँ बूझो एंड पहेली को किस चीज़ में इंटरेस्ट आया, जो वो अलग अलग वैरायटी के क्लॉथ्स उन्होंने टच किए थे ना, सो वो अपने सराउंडिंग में भी ये जो डिफरेंट फैब्रिक्स हैं वो नोटिस करने लगे। जैसे कि आप अभी अपने क्लॉथ्स देख रहे होगे कि आपके क्लॉथ्स जो है वो कौन से फैब्रिक के हैं, या फिर आप घर पे पूछ रहे होगे अपने पेरेंट्स से कि कौन कौन से और फैब्रिक्स होते हैं। They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of फैब्रिक्स। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो डेली यूज़ के क्लोथ्स होते हैं या फिर हमारे घर पे जो क्लोथ्स जनरली होते हैं ना, जैसे टॉवल्स है, कर्टन्स हैं, बेड कवर्स हैं, तो ये सभी क्या है, अलग अलग फैब्रिक्स के थे। Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. एंड उनके जो स्कूल बैग और जो दूसरे गनी बैग्स थे ना वो भी क्या थे, अलग फैब्रिक के थे। They tried to identify these fibers as cotton, wool, silk और synthetic. So वो क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे आप कर रहे हो ना कि आपके यहाँ पर कर्टन्स कौन से मटेरियल के हैं, या फिर बेड कवर जो है वो कौन से मटेरियल का है, टॉवल्स का मटेरियल क्या है। सो वो लोग भी ऐसे आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर रहे थे। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फाइबर्स? सो अभी तक तो आप इतने स्मार्ट हो ना कि आपने देख ही लिया होगा कि कौन कौन से फाइबर्स आपके घर में प्रेजेंट हैं। वेराइटी इन फैब्रिक्स। सो अब यहाँ पर देखते हैं क्या कि
कितनी वैरायटी होती है फैब्रिक्स की। सो एक्टिविटी 1 है विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। सो इसके लिए क्या करना है, टेलरिंग शॉप तक जाना है। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। तो टेलरिंग शॉप पे क्या है ना, कटिंग्स के बाद लेफ्ट ओवर तो बचता ही है, तो उस लेफ्ट ओवर को कलेक्ट करना है। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। उसके बाद क्या करोगे, सो हर एक फैब्रिक का जो पीस लाए हो आप उसको फील करके देखना है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। यानी उसके बाद क्या करोगे कि वो जो अलग अलग फैब्रिक्स है ना, उनमें ये जो 4 टाइप्स दिए हुए हैं, कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक, इसको देख के लेबल करना है कि कौन सा जो फैब्रिक है वो सिल्क है, वूल है, सिंथेटिक है या फिर कॉटन है। इसके लिए टेलर की हेल्प ले सकते हो। डू यू वंडर वॉट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। सो माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये जो अलग अलग फैब्रिक्स हैं ये किससे बन रहे हैं। When you look at any fabric, it seems a continuous piece. तो जब आप फैब्रिक को देखते हो, इवन जो अपने क्लोथ्स को अगर आप देखोगे अभी, तो क्या है, कंटिन्यूस पीस है एक। Now look at it closely. What do you notice? अगर आप उसको क्लोजली देखोगे ना तो क्या आप नोटिस करोगे, ये 3.2 फिगर में है, enlarge view of a piece of fabric. So इस टाइप का अरेंजमेंट अलग अलग टाइप के जो फैब्रिक्स होते हैं ना उसमें देख सकते हैं। अभी है क्या एक्टिविटी 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ये एनलार्ज्ड व्यू में जो दिख रहा है ना कि फैब्रिक का फॉर्मेशन कैसे होता है। सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। सो एक्टिविटी 1 में जो क्लोथ पीसेस थे ना, जो फैब्रिक के पीसेस थे उनको हमने स्टिक किया था, उसको स्टेपल करके आपने जैसे भी अपने स्क्रैप बुक में लगाया था वहां से कॉटन का पीस लेना है। Now try to find a loose yarn thread or yarn at one of the edge and pull it out. उसके बाद क्या करना है, उस कॉटन का जो पीस रहेगा ना, फैब्रिक का पीस रहेगा, उसमें से एक लूज थ्रेड को और क्या बोला हुआ है, यार्न। यहाँ पर एक थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म यूज कर लिया, थ्रेड को बोलते हैं हम इन जनरल तो धागा और थ्रेड बोलते हैं ना, यहाँ पर क्या बोला है, यार्न। तो उस यार्न को फाइंड आउट करना है। एंड फाइंड आउट ऑब्वियसली हम एजेस पे करेंगे, क्योंकि कभी अगर आपने क्लॉथ कटिंग देखी हो तो उसके एजेस पे देखना है, ऐसे छोटे छोटे से पार्ट्स निकले हुए होते हैं, तो उसको फाइंड करके एक पार्ट को पुल करना है। इफ नो लूज yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. So अगर इन केस ऐसा हो रहा है ना कि आपको एक भी आउटर कवरिंग मतलब नहीं दिख रहा है, बाहर से यार्न निकलता हुआ, so क्या करो, निडल या पिन की हेल्प से उसको एक यार्न बाहर निकालो। We find that a fabric is made up of yarns arranged together. So इससे हमें क्या पता चलेगा कि अगर आप यार्न निकालने में सक्सेसफुल रहे, दैट मीन्स कि ये जो एक फैब्रिक है ना वो बहुत सारे यार्न्स, दैट मीन्स कि धागों से मिलके बना है। What these yarns made of? तो अब ये यार्न्स कैसे बनते हैं वो देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, वो क्या है, फाइबर्स। एक्टिविटी 3, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। सो कॉटन फैब्रिक से जो यार्न का पीस निकालना है, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, एंड उस यार्न के पीस को टेबल पर रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब, एंड एक एंड क्या करना है, थंब से प्रेस करना है, जैसे आप ना ये 3.4 फिगर में देख रहे हो। एक एंड को क्या किया, थंब से प्रेस कर दिया। Scratch the other end of the yarn along its length with your nails as shown in figure 3.4, and बाकी क्या करना है, जैसे ये nail से इसको scratch करना है। Do you find that at this end the yarn split up into thin strands? So आपने ये ऑब्जर्व करोगे कि जैसे यहाँ पर 3.5 फिगर में दिख रहा है ना कि यार्न क्या हुआ, मल्टीपल थिन स्ट्रैंड्स में स्प्लिट हो गया। सो दैट मीन्स कि यार्न जो है वो भी और स्मॉलर यूनिट से मिलके बना हुआ है। You might have observed something similar when you try to thread a needle. So ये कब ऑब्जर्व करोगे ना आप, जब आप थ्रेड को निडल में डालते हो ना, निडल की जो आई होती है उसमें आप थ्रेड को डालोगे तो कई बार बहुत डिफिकल्टी होती है।
Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. So कई बार क्या होता है, वो जो end है ना वो multiple thin strands में separate हो जाता है. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. And वो जब split हो जाता है तो क्या होता है, जो needle की eye है ना वो बहुत small है, वहाँ से निकल नहीं पाता है. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fiber. So yarn जो है वो किससे बन रहा है, thin strand से मिलके बन रहा है. And वो जो thin strands हैं वो किससे मिलके बने हैं, फाइबर से मिलके बने हैं, जो कि हमारा चैप्टर का टाइटल है. Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. That means कि फाइबर किससे बन रहा है, यार्न से बन रहा है, एंड यार्न किससे बन रहा है, फाइबर से बन रहा है. इसीलिए टॉपिक का टाइटल क्या है, फाइबर टू फैब्रिक. फाइबर से क्या बनेगा, यार्न बनेगा, यार्न से बन जाएगा फैब्रिक. फाइन. Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. Where do these fibers come from? अब फाइबर से तो बन रहा है फैब्रिक, बट ये फाइबर्स आ कैसे रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो आ रहे होंगे. वो देखते हैं हम कहाँ से आ रहे हैं. The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. तो ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं, ये फाइबर्स जो हैं वो प्लांट और एनिमल से आते हैं. उनके एग्जाम्पल क्या है, कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल. These are called natural fibers. So ये जो fibers plants या animals से हमें मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, natural fiber, because वो किससे मिल रहे हैं, natural substance से मिल रहे हैं. अब यहाँ पर हम प्लांट और एनिमल फाइबर को भी कैटेगराइज कर लेते हैं. प्लांट फाइबर्स कौन कौन से हैं, कॉटन एंड जूट, क्योंकि ये दोनों ही प्लांट होते हैं. कॉटन का भी प्लांट होता है एंड जूट भी प्लांट होता है. बाकी एनिमल फाइबर्स कौन से हैं, सिल्क एंड वूल. तो सिल्क किससे मिलता है, एक इंसेक्ट होता है सिल्क मॉथ, उससे सिल्क मिलता है. एंड वूल किससे मिलता है, शीप, गोट, कैमल या फिर कुछ और एनिमल्स जो कि माउंटेन एरियाज में रहते हैं. फाइन. तो जो फाइबर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. वही आपको बोला भी कि कॉटन एंड जूट प्लांट से मिलते हैं. wool and silk fibers are obtained from animals. and wool and silk कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से. wool is obtained from fleece of sheep or goat. so अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं शीप को तो पूरा कट कर देते हैं वूल बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं है. शेप या गोट की जो अपर लेयर होती है ना स्किन के ऊपर, जो हेयरी स्किन है, हेयरी लेयर है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लीस. तो वही जो हेयरी लेयर है उससे वूल का फॉर्मेशन होता है. इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर्स ऑफ रैबिट. सो रैबिट के हेयर्स भी एकदम वाइट और सॉफ्ट होते हैं ना, तो उसके हेयर्स का भी यूज होता है वूल बनने में. याक एंड कैमल्स. सो याक एंड कैमल से भी वूल का फॉर्मेशन होता है. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्क वर्म. एंड सिल्क फाइबर किससे मिलता है, सिल्क वर्म का जो कोकोन होता है ना उससे. For thousands of years, natural fibers were the only one available for making fabrics. तो बहुत टाइम तक क्या था ना कि सिर्फ नेचुरल फाइबर्स में ही अवेलेबल थे फैब्रिक्स बनाने के लिए. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemicals. But अब 100 years से लास्ट देखा जा रहा है कि ये जो फाइबर्स हैं वो केमिकल से भी बनने लगे. तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ. टेक्नोलॉजी के आने से जो नेचुरल चीज़ें थी वो उनके साथ साथ कुछ आर्टिफिशियल एंड केमिकल चीज़ें भी आ गई. chemical substances which are not obtained from plants or animal source. तो ये क्या है, chemical substances से बनते हैं, ये plants और animal origin के नहीं होते. These are called synthetic fibers. तो इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, synthetic fibers, because जो plants and animals से मिल रहे हैं वो क्या है, naturally occurring है. क्योंकि कॉटन तो नेचुरली हो ही रहा है तो उसको बोल दिया क्या, नेचुरल फाइबर्स. एंड जिनको आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है लैबोरेटरीज में और फैक्ट्रीज में उन्हें क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स.
Some examples of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic. And किसके एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर? जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके। तो ठीक है, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल फाइबर्स कौन से हैं, कॉटन, जूट, वुल एंड सिल्क। एंड सिंथेटिक फाइबर्स कौन से हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम ये कि सम प्लांट फाइबर्स। तो अब जो टॉपिक है वो क्या है, प्लांट फाइबर्स के बारे में है। कॉटन, हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ फॉर ऑयल लैम्प? सो आपने ऑयल लैम्प के लिए विक्स बनाया है क्या? कॉटन से बनता है जो, जिसको कि हम बर्न करते हैं तो फ्लेम जलता है। वॉट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स? तो ये विक्स बनाने के लिए क्या यूज करते हैं जनरली, कॉटन। दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्स और पिलोज। तो ये कॉटन और कहाँ पर यूज होता है जनरली, पिलोज में फिल होता है, मैट्रेसेस या फिर क्विल्स जो होते हैं उसमें भी यही कॉटन फिल होता है। टेक सम कॉटन वूल, पुट इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। तो ये जो कॉटन वूल है उसको क्या करना है, साइड में रख के उसकी एजेस को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. So आपको जो strands दिखेंगे ना thin, वो किससे बने हुए हैं, cotton fibers से मिलके बने हैं। Where does this cotton wool come from? So अब ये जो cotton wool mattresses, quills में fill हो रहा है, वो cotton wool आ कहाँ से रहा है, वो किससे बन रहा है, cotton fibers से बन रहा है। तो अब cotton fibers कहाँ से आ रहे हैं? तो आंसर है इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स। तो कॉटन फाइबर्स जो हैं वो फील्ड्स में ग्रो किए जाते हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। सो कॉटन जो है वो प्लांट से आ रहा है, तो कौन से प्लांट से आता है, कॉटन प्लांट ही होता है। सो कॉटन प्लांट ऐसी जगह पर कल्टिवेट किया जाता है जहाँ पर सॉइल कौन सी है, ब्लैक सॉइल है, एंड जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर है, वो कैसा है, वेदर वार्म क्लाइमेट हो। ऐसी कंडीशंस में कॉटन ग्रो होती है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? सो हमारे इंडिया में ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर जनरली कॉटन ग्रो किया जाता है? सो इनकेस अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उसमें क्या है, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर जनरली कॉटन ग्रो किया जाता है। देन सेंट्रल इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, यहाँ पर ग्रो किया जाता है। सदर्न जोन में, सदर्न इंडिया में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड इसके अलावा राजस्थान में भी कॉटन का जो है कल्टीवेशन है वो होता है। फाइन, द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स और कॉटन बॉल्स आर अबाउट साइज ऑफ अ लेमन। सो कॉटन प्लांट में जो कॉटन बॉल्स होते हैं या फिर कॉटन का जो फ्रूट है उसका साइज जनरली कितना होता है, लेमन के साइज का होता है। आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। सो मेच्योर होने के बाद ये जो कॉटन बॉल है ना ये ओपन हो जाती है एंड जो सीड्स कवर्ड थे वो कॉटन फाइबर से वो भी दिखने लगते हैं क्योंकि वो कॉटन जो है वो बर्स्ट हो रही है। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? सो इनकेस अगर आपने कभी कॉटन फील्ड देखी है तो ये आपको पता होगा कि कैसा दिखता है। नहीं देखा है तो कैसा दिखता है, It looks like a field covered with snow because white balls हैं कॉटन के। सो कैसा दिखेगा, एक स्नो का पार्क है या फिर किसी पार्क में स्नो फॉल हुआ है ऐसा दिखता है। From these balls cotton is usually picked by hands and ये जो balls होते हैं ना उनसे कॉटन बॉल्स को कॉटन के पीसेस को ना हैंड से पिक किया जाता है। इसके लिए जनरली कोई मशीन यूज नहीं करते। Fibers are then separated from the seeds by combing and उसके बाद क्या करते हैं, कॉटन से जो फाइबर्स है उसको कैसे सेपरेट करते हैं, जो सीड्स होते हैं ना उनसे फाइबर्स को सेपरेट कैसे किया जाता है, कॉम्बिंग की हेल्प से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। सो गिनिंग ऑफ कॉटन क्या प्रोसेस हो गई, सेपरेटिंग द कॉटन फाइबर्स फ्रॉम कॉटन सीड्स। ठीक है, एंड ये क्यों कैसे यूज किया जाता है,
एक वायर स्क्रीन एंड वायर हुक्स जो होते हैं वो कॉटन को पुल करते हैं एंड ब्रश करते जाते हैं, जिससे कि जो कॉटन फाइबर्स हैं वो सीड्स से अलग हो जाते हैं। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स। तो गिनिंग जो प्रोसेस थी ना पहले हैंड्स के थ्रू करते थे, बिकॉज उस टाइम पर ज़्यादा मशीन्स तो थी नहीं, दैट इज वाई हैंड से किया जाता था। These days machines are also used for ginning, and आजकल क्या है, गिनिंग के लिए मशीन्स भी यूज होने लगी हैं। सो ये प्रोसेस क्या हो गई, वो द प्रोसेस इन विच फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कॉटन सीड्स। तो कॉटन फाइबर को कॉटन सीड से सेपरेट करने की प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। नेक्स्ट है क्या, जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। सो जैसे कॉटन को हम कहाँ से ले रहे हैं, प्लांट का कौन सा पार्ट है, वो फ्रूट है कॉटन प्लांट का। एंड जूट कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, जूट प्लांट के स्टेम से। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, एंड ये कल्टिवेशन का टाइम कब है, रेनी सीजन में होता है। In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. तो ये जनरली कहाँ पर ग्रो होता है जूट, वेस्ट बंगाल में ग्रो होता है, बिहार में एंड असम में। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज, एंड इसकी हार्वेस्टिंग कब कर ली जाती है, जबकि वो फ्लावरिंग स्टेट में होता है। The stem of the harvested plant are immersed in water for a few days, and जब हार्वेस्ट करने के बाद क्या करते हैं, जूट प्लांट की स्टेम को वाटर में डिप करके रखते हैं, वाटर में इमर्स करके रखते हैं। The stem rod and fibers are separated by hands. So उससे क्या होता है कि स्टेम जो है वो रॉट होने लगती है, खराब होने लगती है, एंड फाइबर्स को फिर हैंड से सेपरेट कर सकते हैं। To make fabrics, all these fibers are first converted into yarn. तो इसके बाद अब फाइबर्स तो हमें पता चल गया कि कैसे मिल रहे हैं, कॉटन से एंड जूट से मिल रहे हैं। कॉटन से फाइबर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, गिनिंग की प्रोसेस से। एंड जूट से क्या कर रहे हैं, स्टेम को वाटर में डिप कर रहे हैं, तो स्टेम रॉट हो जाती है एंड पीसेस में सेपरेट हो जाती है, एंड वही पीसेस क्या हैं, फाइबर्स हैं। अब ये जो फाइबर्स से फैब्रिक्स बन रहा है, उसके बीच में किसका फॉर्मेशन जरूरी है, यार्न्स का फॉर्मेशन जरूरी है। सो यार्न्स क्या है, ये बहुत सारे स्ट्रैंड्स होते हैं फाइबर के, जो कि एक ट्विस्टेड फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, एंड हर एक जो ट्विस्टेड फॉर्म है यार्न का, वो बहुत सारे फाइबर्स से मिलके बना हुआ है। ठीक है, हाउ इट इज डन, हाउ इज इट डन, तो ये कैसे होता है। सो जो फाइबर्स हैं उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है यार्न में, एंड यार्न कन्वर्ट होता है फैब्रिक में। सो ये जो प्रोसेस है ना, ये नेक्स्ट टॉपिक में दी हुई है। क्या है, स्पिनिंग कॉटन यार्न। तो कॉटन यार्न की स्पिनिंग। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। सो आप कॉटन यार्न, जो कॉटन का थ्रेड है, उसको खुद से बना के भी देख सकते हो। एक्टिविटी 4, hold some cotton wool in one hand, pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. तो क्या करना है, एक हैंड में कॉटन लेना है, थोड़ा सा कॉटन वूल जो है, जो किससे ऑब्टेन हुआ है, कॉटन प्लांट से। एंड देन उसके बाद क्या करना है, दूसरे हैंड से थंब एंड फोरफिंगर से उसको पिंच करना है कॉटन को। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, एंड उसके बाद क्या करना है, कॉटन को पुल आउट करना स्टार्ट कर देना है, वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। एंड उसके बाद क्या करना है, पुल आउट तो कर रहे हैं बट ट्विस्ट भी करते जाना है, रोल करते जाना है। आर यू एबल टू मेक अ यार्न। सो आपको ये देखना है कि कैसे यार्न मिल रहा है। ये देखो, ऐसे आप हैंड में यहाँ पर कॉटन रख के इस थंब से इसको यहाँ से पिंच करोगे, एंड दूसरे हैंड से इसको ट्विस्ट करते करते आप जब कॉटन का या वूल को निकालोगे ना, सो वो एक थ्रेड के फॉर्म में आएगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। सो स्पिनिंग क्या है, जो यार्न का फॉर्मेशन हो रहा है ना फाइबर से, वो प्रोसेस क्या है, स्पिनिंग। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बिकॉज अगर स्पिनिंग नहीं होगी तो क्या होगा, यार्न का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। यार्न का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फैब्रिक नहीं बनेगा, एंड फैब्रिक नहीं बना तो अल्टीमेटली हम जो क्लॉथ्स पहन रहे हैं वो हमको नहीं मिलेंगे।
सो जो यार्न का फॉर्मेशन हो रहा है ना फाइबर से, वो क्या हो जाती है वो प्रोसेस, स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. So इस प्रोसेस में क्या होता है, जो कॉटन वूल है ना उसका फाइबर ड्रॉ किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट में एंड उसको बाहर निकालते टाइम ट्विस्ट करते जाते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। तो ये ट्विस्ट करने से क्या होता है कि जो फाइबर्स होते हैं ना वो कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं एंड उससे यार्न का फॉर्मेशन हो जाता है। A simple device used for spinning is a hand spindle, also known as टकली। एक यहाँ पर देखो 3.10 में एक डिवाइस दी हुई है। यहाँ पर ना क्या होता है, देखो यहाँ से कॉटन को इंसर्ट करेंगे एंड पिंच करते करते यहाँ से जब कॉटन आउट आती है ना तो उसके जो फाइबर्स हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं एंड थ्रेड या यार्न का फॉर्मेशन कर लेते हैं। Another hand operated device used for spinning is चरखा। एंड दूसरा एक डिवाइस क्या होता है, चरखा, जो कि उसमें भी हैंड्स का यूज करना पड़ता है उसको स्पिन करने के लिए। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जो चरखा तो आप लोगों ने देखा भी होगा ना, इंडिया के फ्लैग में भी होता था पहले के टाइम पे। वो चरखा जो है वो कब ज्यादा फेमस हुआ, जब महात्मा गांधी ने उसको एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट का पार्ट बनाया। He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi. उस इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या था, गांधी जी क्या चीज प्रमोट कर रहे थे, वो ये प्रमोट कर रहे थे कि सारे ही कंट्री के जो लोग हैं वो होमस्पन, जो कि चरखा की हेल्प से क्लोथ्स बन रहे हैं, खादी जिनको टर्म दिया उन्होंने, उसका यूज करें। एंड शन इम्पोर्टेड क्लोथ्स मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। तो उनका मेन मोटो क्या था इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कि सारे ही जो लोग हैं ना वो होमस्पन, जो चरखे की हेल्प से बन रहे क्लोथ्स, उसका यूज करें, ना कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो मिल्स थी ना वहां पर क्लोथ आ रहा था। टू पॉपुलराइज and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industry Commission in 1956. ये जो इसको पॉपुलराइज करने की, होमस्पन यार्न जो है खादी के क्लोथ्स हैं उसको पॉपुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक क्या बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बॉडी बोल सकते हैं हम, जिसका नेम क्या रखा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इसका सेटअप कब हुआ, 1956 में। इसका मेन मोटो क्या था कि खादी के क्लोथ्स का फॉर्मेशन करना एंड उसे सेल करना। Spinning of yarn on large scale is done with the help of spinning machines. अब क्या है ना, क्लोथ्स बहुत ज़्यादा फैब्रिक जो है वो बहुत अमाउंट में चाहिए होता है, इसीलिए यहाँ पर स्पिनिंग के लिए मशीन्स की हेल्प ली जाती है। आफ्टर स्पिनिंग yarns are used for making फैब्रिक्स एंड स्पिन करने के बाद क्या मिल गया हमको, यार्न मिल गए। तो ये यार्न जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर फैब्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमने ये तो देख लिया कि फाइबर से यार्न का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, बट हमें तो क्या देखना है, फाइबर टू फैब्रिक का फॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि कैसे यार्न से फैब्रिक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns। तो बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि यार्न से जो फैब्रिक का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि आप क्लोथ्स में देखते होगे ना बहुत वैरायटी ऑफ टेक्सचर होता है। इवन कॉटन के ही क्लॉथ्स हैं उसमें भी जो टेक्सचर रहेगा, अपीयरेंस रहता है क्लॉथ्स का, वो डिफरेंट होता है। वो क्या है ना, बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कि यार्न से फैब्रिक में कन्वर्जन होता है। The two main process are weaving and knitting. बट यहाँ पर क्या है, हमें दो मेन प्रोसेस दी हुई है, weaving and knitting. फर्स्ट देखते हैं weaving। वीविंग क्या होती है, तो वीविंग एक मेथड है जो कि क्या है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन या फिर फैब्रिक के फॉर्मेशन की। उसमें क्या होता है ना कि यार्न्स के या फिर थ्रेड के दो सेट्स लिए जाते हैं एंड उसको 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस करते हैं। जैसे आप ब्रेडिंग करते हैं ना, या फिर
पेपर को आप एक पीस के ऊपर दूसरा पीस चेक्स का फॉर्मेशन करते हो आर्ट एंड क्राफ्ट करते टाइम, सो उस टाइप से भी ये जो थ्रेड्स है या यार्न्स है इसको क्रॉस किया जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं डिटेल में कि एक्टिविटी के थ्रू कि वीविंग कैसे होती है। इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस्ड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज्ड टुगेदर। सो आपने एक्टिविटी 2 में देखा ना कि ऐसे क्रॉस में 2 सेट से एक फैब्रिक का फॉर्मेशन हुआ है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो क्या होता है, 2 सेट्स जो है यार्न्स के उसको अरेंज करना एक साथ एंड जिससे कि क्या होगा, फैब्रिक का फॉर्मेशन होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं वीविंग। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। तो यहाँ पर ये तो समझ आ गया कि 2 यार्न्स के 2 सेट को हमें कंबाइन करना है जिससे फैब्रिक का फॉर्मेशन होगा, बट कंबाइन कैसे करना है वो देखते हैं हम एक्टिविटी 5 में। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो क्या करना है, यहाँ पर 2 अलग अलग कलर के पेपर शीट्स लेना है। कट स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। उसके बाद क्या करना है, दोनों ही शीट से 30 सेंटीमीटर का एक 30 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स कट करना है। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ एंड उसके बाद क्या करो, दोनों शीट्स को हाफ कर दो। दैट मीन्स कि 15 सेंटीमीटर पे हाफ करना है। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द फिगर 3.12। एक शीट पे क्या करना है, जैसे 3.12 यहाँ पर ये लाइन्स दी हुई है ना, ऐसे ड्रॉ करना है। एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12b। सो 3.12 ए एंड बी में ये जैसे लाइन्स दी हुई है ना, ऐसे ड्रॉ करना है। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड। उसके बाद ये जो डॉटेड लाइन्स बनाए यहाँ से सीजर की हेल्प से कट करके उसको अनफोल्ड कर देना पेपर को। वीव द स्ट्रिप वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट्स ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12c। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना इस फिगर में कि स्ट्रिप्स को कैसे क्रॉस में डाल रहे हैं, ऐसे अरेंज करना है। फिगर 3.12d shows the pattern after weaving all the strips and 3.12d में हम क्या देख रहे हैं कि जो पेपर का फॉर्मेशन हुआ है आफ्टर वीविंग। इनिशियली ये क्या था, एक पेपर था ग्रीन कलर का, दूसरा था ऑरेंज कलर का, बट जो लास्ट में वीविंग करने के बाद हम देख रहे हैं क्या है, एक पैटर्न है, क्योंकि यहाँ क्या किया, 2 टाइप के पेपर को कंबाइन कर दिया एंड उसको एक नए पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया। इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। सो जैसे यहाँ पेपर के साथ किया ना, वैसे ही यार्न्स के जो सेट होते हैं उसको वोव करके फैब्रिक का फॉर्मेशन हो जाता है। द यार्न्स आर मच थिनर देन अवर पेपर स्ट्रिप्स। बट जो यार्न्स होते हैं वो तो पेपर स्ट्रिप से बहुत थिन होते हैं, बिकॉज आपने कॉटन के जो फैब्रिक से एक पीस निकाला था यार्न का, वो देखा ना कितना थिन होता है, या फिर जब निडल में आप थ्रेड डालते हो तो वो थ्रेड कितना थिन होता है। पेपर तो उतना थिन नहीं लिया हमने यहाँ पे। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। तो ये क्या है ना कि यहाँ पर पेपर तो थोड़ा थिक स्ट्रिप थी, दैट इज वाई हैंड से हो गया, बट कॉटन या फिर जो दूसरे फैब्रिक फाइबर्स हैं उसका जो थ्रेड या यार्न होगा वो बहुत थिन है, इसीलिए उसकी वीविंग किसकी हेल्प से की जाती है, लूम्स की हेल्प से की जाती है। अब लूम्स क्या होते हैं ये, सो लूम्स क्या एक डिवाइस है जो कि जनरली वीविंग के लिए यूज की जाती है। एंड इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो डिवाइस क्यों यूज करते हैं, ये क्या करती है, जो थ्रेड्स होते हैं ना उसको रैप करते जाती है। एक साइड उसमें क्या फंक्शनिंग होती है कि वहां पर थ्रेड्स को होल्ड कर देते हैं एंड दूसरे साइड से वो रैप होता जाता है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। सो ये जो डिवाइस है ना लूम्स, ये तो हैंड ऑपरेटेड भी है एंड मशीन से ऑपरेटेड भी होती है।
पावर ऑपरेटेड भी है, जैसे ऑटोमेटिक मशीन्स भी हैं। यहाँ पर 3.13 में दिया हुआ है हैंड ऑपरेटेड हैंडलूम्स, जहाँ पर कि 2 सेट्स ऑफ यार्न को कंबाइन कर देते हैं जिससे एक नया पैटर्न और फैब्रिक का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है निटिंग। जो यार्न से फैब्रिक का फॉर्मेशन हो रहा है ना, उसके लिए एक मेथड तो हमने क्या पढ़ी, वीविंग, एंड दूसरी मेथड कौन सी है, निटिंग। Have you noticed how sweaters are knitted? So आपने घर पे ग्रैंड मदर को क्या करते हुए देखा है, स्वेटर्स निट करते। इनकेस देखा हो अपनी मदर को, नहीं तो कई बार टीवीज एंड मूवीज में अगर देखा होगा। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो निटिंग में क्या होता है, यार्न जो है वूल का क्या एक ही थ्रेड जो रहेगा ना, कंटिन्यूस थ्रेड होता है, बहुत बड़ा होता है, उससे भी फैब्रिक का फॉर्मेशन हो जाता है। Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? So, आपके सॉक्स जो खराब हो गए हैं उसमें से आप एक यार्न का पीस देखना, मतलब जो निकला हुआ पीस होगा ना थ्रेड का, उसको आप पुल करोगे तो क्या होगा, what happens? कंटिन्यूसली वो आता जाएगा बाहर। A single yarn get pulled out continuously as the fabric get unravel. So एक जो सिंगल पीस है ना यार्न का, वही ओपन होता जाएगा एंड सॉक्स क्या रहेगा, ओपन हो जाएगा, पूरा थ्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लॉथिंग आइटम आर मेड ऑफ निटेड फाइबर्स। सो क्लॉथ्स और भी कुछ क्लॉथिंग आइटम्स होते हैं जो किससे बने हैं, निटेड फाइबर से बनते हैं। निटिंग इज डन बाय हैंड्स एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। तो निटिंग कैसे की जाती है, हैंड से भी की जाती है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, या फिर मशीन्स की हेल्प से भी की जाती है। एंड इसके लिए किसका यूज होता है, वन सिंगल कंटिन्यूस थ्रेड का यूज होता है। बट वीविंग में क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ थ्रेड की रिक्वायरमेंट है। एंड और डिफरेंस क्या देखते हैं हम निटिंग में, कि निटिंग में अगर आपने कभी यहाँ ऑब्जर्व किया हो ना, तो एक लूप का फॉर्मेशन होता है एंड उसमें वही सेम थ्रेड जो है उसको फिट करते जाते हैं एंड ऐसे मल्टीपल लूप्स का फॉर्मेशन होता जाता है ना, तो क्या होता है, कंटिन्यूस क्लॉथ पीस बन जाता है। बट वीविंग में क्या करते हैं, 2 जो अलग अलग सेट्स है ना यार्न के, उसको क्रॉस किया जाता है। फाइन। अब यहाँ पर पहेली एक क्वेश्चन कर रही है। पहेली wants to know if you have seen any fabric that are made of the fibers on the outer covering of coconut. What are these fibers normally used for? सो पहेली का एक क्वेश्चन है कि कोकोनट की आउटर कवरिंग अगर आपने देखी हो ना, तो ब्राउन कलर की बहुत रफ होती है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो उसका ये क्वेश्चन है कि ये जो आउटिंग है इससे भी क्या किसी फाइबर का फॉर्मेशन होता है। सो आंसर रहेगा यस। इस फाइबर से जो फैब्रिक बनता है ना, उसका यूज किस लिए होता है, रोप्स बनाने के लिए या फिर गनी बैग्स जो होते हैं वो बनाने के लिए यूज होता है। गनी बैग्स में क्या फिल करते हैं, ग्रेन्स जो फिल होते हैं जनरली वो गनी बैग्स में फिल होते हैं। सो वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। सो वीविंग एंड निटिंग किस लिए यूज होते हैं, अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स बनाने के लिए। These fabrics are used for a variety of clothing items and ये fabrics का use किस लिए होता है, अलग अलग clothing item बनाने के लिए। अब next है history of clothing material। So ये जो clothing material है इसकी history देखते हैं अब हम क्या है, कहाँ से आया है। Have you ever wondered what material people used in ancient time for clothes? So आपने कभी ये माइंड में आया या फिर देखा है क्या एंशियंट टाइम के लोगों की फोटोग्राफ्स, कि वो जो क्लोथ्स पहनते थे वो कहाँ से आते थे। It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves। तो उस टाइम पे क्या होता था ना कि वो क्या यूज करते थे, जो बार्क होते हैं ट्रीज के या फिर बड़ी बड़ी लीव्स होते हैं, बनाना लीव्स है तो और भी कुछ प्लांट्स के जो लीव्स है ना वो बहुत बड़े होते थे तो उसको यूज कर लेते थे, या फिर एनिमल्स की जो स्किन है या फिर फर है उसका यूज किया जाता था क्लोथ्स बनाने के लिए। After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave
twigs and grass into mats and baskets. So जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे अभी टेक्नोलॉजी क्या है बढ़ती जाती है, डिफरेंट टाइप के गैजेट्स आने लगे ना, वैसे ही एंशियंट टाइम में भी था कि जब वो लोग एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में रहने लगे ना, तो वो क्या सीखे कि कैसे ग्रास एंड ट्विग्स की जो हेल्प से मैट्स का फॉर्मेशन होता है या बास्केट्स बनाते हैं. Vines, animal fleece और hairs were twisted together into long strands. तो जो वाइन्स होती थी, जैसे ग्रेप वाइन्स होती हैं या इसके अलावा भी जो दूसरी वाइन्स होती है ना, उसके हेल्प से एनिमल फ्लीस, जो एनिमल की हेयरी स्किन है, उसके हेल्प से क्या है लॉन्ग स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होने लगा. These were woven into fabrics and वो जो strands थे उससे क्या बन गया, फैब्रिक बन गया. The early Indians wore fabric made out of cotton that grew in the region near the river Ganga. So जो पहले के टाइम पे, एंशियंट टाइम पे इंडियंस थे ना, वो क्या करते थे, वो जनरली कॉटन ही पहनते थे. तो कॉटन के क्लॉथ्स का ही यूज़ किया जाता था. एंड ये कॉटन फाइबर आता कहाँ से था, वो जनरली कहाँ पर ग्रोन हुआ, रिवर गंगा के नियर बाय, जो गंगा रिवर के रीजन्स थे ना, वहाँ पर ग्रो हुआ. Flax is also a plant that gives natural fibers. and flax क्या है, ये भी एक natural fiber है जो कि फाइबर देता है हमें. It in ancient Egypt, clothes as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. So ये जो flax fiber है, ये जनरली कहाँ पर मिलता है, इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट में ग्रो किया जाता था. वहाँ पर कौन से दो फाइबर्स ग्रो किए जाते हैं, कॉटन और फ्लेक्स. एंड ये कल्टिवेट कहाँ किए गए थे, रिवर नाइल पे. सो रिवर नाइल के बारे में आप सबको पता ही होगा ना, क्या है रिवर नाइल, लॉन्गेस्ट रिवर है या फिर लार्जेस्ट रिवर है. सो ये क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है. एंड ये कहाँ पर है, अफ्रीका में. एंड लॉन्गेस्ट तो है, बट ओवरऑल वर्ल्ड में ये सबसे ज्यादा लंबी नदी रिवर है. ठीक है. सो ये हमारा एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, नाइल रिवर, एंड इट इज सिचुएटेड इन अफ्रीका. इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन. उस टाइम पे क्या था कि फैब्रिक का फॉर्मेशन तो हुआ बट स्टिचिंग नहीं आता था लोगों को. People simply wrap the fabrics around different parts of their body. तो वो क्या करते थे, सिंपली जो फैब्रिक होता है ना, उसको ही अपनी बॉडी के अराउंड रैप कर लेते थे. Many different ways of wrapping fibers were used. So ये जो फैब्रिक्स है ना, इसको ड्रैप करने के अलग अलग मेथड्स थे. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. तो क्या हुआ, जब ये नीडल का इन्वेंशन हुआ ना, उसके बाद स्टिचिंग करने लगे लोग. एंड स्टिचिंग करने से क्या हुआ, फैब्रिक्स जो थे वो क्लोथ्स में कन्वर्ट हो गए. Stitched clothes have gone through many variations since this invention. So stitched clothes का तो आपको पता ही है कि कितना वेरिएशन है. अगर आप डिज़ाइन कराने जाते हो या मार्केट में देखो तो कितने वैरायटी ऑफ क्लोथ्स आपको देखने को मिलते हैं. एंड उसमें एक डिफरेंस क्या होता है मेन, तो उसके स्टिचिंग पैटर्न का. अब साइज सेम है, मटेरियल सेम है, बट क्या होता है, स्टिचिंग अगर डिफरेंट है तो उस क्लोथ का पैटर्न चेंज हो जाता है, न्यू दिखने लगता है, फैशन हो जाता है ना. बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक. बट अभी भी हमारे कंट्री में क्या है, कुछ क्लॉथ मटेरियल ऐसे हैं जो सिंगल पीस में ही यूज होते हैं. जैसे क्या है, साड़ी है, धोती है, तो इनको क्या है, क्लोथ मतलब कट करके स्टिच नहीं करते, ये एज अ सिंगल पीस ही यूज किया जाता है. जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर अवर कंट्री, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम. सो जैसे फूड के बहुत सारे ऑप्शन है ना, कि चाइनीज, इंडियन में भी कितने हैं, इंडियन में भी क्या है, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग फूड है. एंड इवन एक ही स्टेट में देखें तो वैरायटी ऑफ फूड है. वैसे ही फैब्रिक्स का भी क्या है, बहुत सारे वैरायटी के फैब्रिक्स हैं. एंड उसके बाद स्टिचिंग पैटर्न पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे वैरायटी के क्लोथिंग आइटम्स अवेलेबल हैं.
ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कैसे फाइबर से स्टार्ट होके फैब्रिक का फॉर्मेशन हो रहा है एंड स्टिचिंग की हेल्प से कैसे फैब्रिक एक क्लोथिंग मटेरियल में कन्वर्ट होता है। अभी ये जो पूरी प्रोसेस हमने चैप्टर में पढ़ी है ना, यहाँ पर एक सेंटेंस में दी हुई है। क्या एक फ्लो चार्ट है। कॉटन बॉल्स है, कॉटन बॉल की गिनिंग से क्या बना, फाइबर मिलता है। फाइबर स्पिन करके यार्न का फॉर्मेशन करता है एंड यार्न निटिंग या फिर वीविंग की हेल्प से फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये फैब्रिक स्टिच करने के बाद ये जो क्लोथिंग मटेरियल्स जो हम पहले पहने हुए हैं ना, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। सो ये चैप्टर एंड हुआ जहाँ पर हमने फाइबर्स ओरिजिनेट कैसे हो रहे हैं, वो यार्न में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं एंड यार्न जो है वो फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट हो रहा है पढ़ा। अब देखते हैं हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट वन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल एंड सिंथेटिक। सो ये जो फाइबर्स गिवन है ना, इनको नेचुरल एंड सिंथेटिक में डिवाइड करना है। सबसे पहले नायलॉन क्या हो गया, सिंथेटिक फाइबर। हमने चैप्टर के बीच में पढ़े हुए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से हैं, वूल, कॉटन, सिल्क एंड जूट। तो जो प्लांट से मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, जूट एंड कॉटन, एंड एनिमल से मिलते हैं वो क्या है, वूल एंड सिल्क। तो ये अंडरलाइन जो है वो हो गए नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक में क्या क्या आ जाएगा, नायलॉन एंड पॉलिस्टर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट इज यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। यार्न किससे बन रहा है, फाइबर्स से बन रहा है, सो इट इज ट्रू। सेकेंड इज स्पिनिंग इज प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। सो स्पिनिंग की प्रोसेस से क्या हो रहा है, फाइबर्स बन रहे हैं, नहीं, स्पिनिंग की प्रोसेस से तो यार्न बन रहा है। फाइबर्स किस प्रोसेस से बनते हैं, गिनिंग प्रोसेस से बनते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसलिए फॉल्स, बिकॉज यहाँ पर होना क्या चाहिए था, फाइबर्स की प्लेस पे यार्न या फिर स्पिनिंग की प्लेस पे होता गिनिंग। थर्ड देखते हैं, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। सो ये तो बिल्कुल फॉल्स है, आपने पढ़ा हुआ है, याद होगा आपको क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हो, है ना। सो जूट का क्या है, अलग प्लांट होता है, उसकी स्टेम को वाटर में डिप करके रखते हैं, इमर्स रखते हैं, जिससे वो स्टेम रॉट हो जाती है एंड जूट में कन्वर्ट हो जाती है। फोर्थ इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। सो यस, जो कॉटन के सीड से कॉटन को रिमूव कर रहे हैं वो क्या प्रोसेस है, गिनिंग। तो ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट इज वीविंग ऑफ यार्न मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। सो यार्न के जो थ्रेड्स हैं उसको वीव करने से फैब्रिक का फॉर्मेशन होता है। सो इट इज ऑल्सो ट्रू कि फैब्रिक का फॉर्मेशन कैसे होता है, या तो निटिंग से या फिर वीविंग से। देन नेक्स्ट है सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। सो सिल्क फाइबर किससे मिल रहा है, सिल्क वर्म से मिल रहा है, जो कि एक एनिमल फाइबर है। तो यहाँ पर तो प्लांट लिखा है, ये क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट इज पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। तो पॉलिस्टर नेचुरल फाइबर है नहीं है ना, हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा, पॉलिस्टर तो क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। तो ये हो गया क्या, फॉल्स। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक में देखते हैं, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो प्लांट फाइबर किस किस से मिल रहे हैं, कॉटन से एंड जूट से मिल रहा है। नेक्स्ट इज एनिमल फाइबर्स आर सिल्क एंड वूल। एनिमल फाइबर के एग्जाम्पल हमने जो चैप्टर में पढ़े हैं वो क्या क्या हो गए, सिल्क है एंड वूल है। सो ये क्या हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। तो कॉटन एंड जूट किससे ऑब्टेन्ड होते हैं, कॉटन प्लांट जो है, सो उस कॉटन प्लांट में जो फ्रूट है उससे हमें कॉटन मिलता है एंड जूट किससे मिलता है, सो जूट प्लांट की स्टेम से हमें जूट मिलता है। बहुत सिंपल सिंपल से आंसर है, इसको आप अपने वर्ड्स में इजीली लिख सकते हो, आइदर 1 और 2 सेंटेंस में बस आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर्स। तो पहली ने क्वेश्चन पूछा था ना, तब आपको आंसर मिला था कि कॉटन फाइबर से क्या बनता है। सो कॉटन फाइबर से बनते हैं क्या, गनी बैग्स एंड रोप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। तो कौन सी प्रोसेस है जिससे कि यार्न से फाइबर का फॉर्मेशन होता है, तो कौन सी प्रोसेस है, स्पिनिंग।
तो सबसे पहले इस आंसर में क्या करोगे आप, स्पिनिंग की डेफिनेशन लिखोगे। अगर आपने चैप्टर में अंडरलाइन की थी तो ठीक है, नहीं तो ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये स्पिनिंग की डेफिनेशन है। आप स्पिनिंग की डेफिनेशन लिखने के बाद क्या बताओगे इसमें कि कैसे किया जाता है। तो जो कॉटन का मास है ना, उसको एक किसी इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं एंड ट्विस्ट करते हुए उसको निकाला जाता है, जिससे कि जो फाइबर है वो यार्न में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसके लिए जनरली किसका यूज करते हैं, एक डिवाइस है जिसका नेम है क्या, टकली, उसका यूज इस प्रोसेस में किया जाता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो था हमारा फाइबर टू फैब्रिक्स वो कंप्लीट होता है। एंड इन केस आपको यहाँ पे कोई डाउट आता है किसी फाइबर से कैसे फैब्रिक बन रहा है, किसी भी प्रोसेस में क्वेश्चन आंसर्स में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड स्टडी वेल, थैंक यू।